रसायन विज्ञान में से नाइट्रिक अम्ल को पढ़ रहे थे और नाइट्रिक अम्ल के रासायनिक गुणों को पढ़ने से पहले हमने बताया था कि अगर आप नाइट्रिक अम्ल के रासायनिक गुण पढ़ना चाहते हो या तो भैया रासायनिक अभिक्रियाएं उनकी रट के रखो, या तो कुछ बातें तैयार कर लो कि नाइट्रिक अम्ल जो है वो 4 प्रकार से रासायनिक अभिक्रियाएं देता है। नाइट्रिक अम्ल पहली अभिक्रिया तब कर पाता है जब नाइट्रिक अम्ल गर्म और सांद्र होता है, और नाइट्रिक अम्ल दूसरे प्रकार की अभिक्रिया तब देता है जब नाइट्रिक अम्ल गर्म हो लेकिन सांद्र नहीं बल्कि क्या हो, तनु हो, तब उस कंडीशन पे अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है। एक और कंडीशन है जब नाइट्रिक एसिड अभिक्रिया करता है जब नाइट्रिक एसिड को ठंडा रखा जाए और सांद्र। अंत में एक प्रकार की और रासायनिक अभिक्रिया नाइट्रिक एसिड दिखाता है जब नाइट्रिक एसिड को ठंडा भी रखते हैं और तनु भी रखते हैं। इन दोनों ही सिचुएशन में नाइट्रिक एसिड अलग प्रकार की अभिक्रिया देता है। इस प्रकार से नाइट्रिक एसिड की अभिक्रिया के लिए 4 परिस्थितियां बनकर तैयार होती हैं और उन चारों परिस्थितियों पर अभिक्रियाओं के समीकरण के कुछ भाग आपके सामने लिखे गए हैं। जैसे मैं क्या बताता हूं, अगर कभी भी आपसे कह दे नाइट्रिक अम्ल गर्म, सॉरी यहां से स्टार्ट करते हैं, एक यहां है, यदि आपसे कभी कह दे नाइट्रिक अम्ल गर्म है और सांद्र है, तो जैसे ही आपसे नाइट्रिक अम्ल को गर्म और सांद्र कहता है, आप पहला काम तो तुरंत ये कर डालें कि अभिक्रिया के दाईं ओर NO2 और H2O को लिख दें, और कुछ जगह खाली नहीं पड़ी है तो बेटा आप उस जगह खाली जगह पे लिखें यहां पर जो भी कंपाउंड रखा है उसका ऑक्सीकृत रूप यहां रखना है। अब कहोगे सर जी इस कंपाउंड का ऑक्सीकृत रूप कहां से ढूंढ के लाएंगे, तो बेटा कल वाली क्लास में आप देख लेना, अगर आपसे एक तो आपने खुद पढ़ा होगा, अगर छूट गया होगा तो आप कल वाली क्लास का वीडियो उठाकर देख लेना, वहां पर आपको खुद पदार्थ और पदार्थ के ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म कई जगह पर लिखे थे। हाँ ये जरूर रहेगा कि वो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म आपको तैयार रखने होंगे, क्योंकि वो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म तैयार नहीं है फिर तो अभिक्रियाएं अपने आप में कठिन है। सेम काम आपको सेकेंड रिएक्शन पे करना है। जैसे ही आपको बताया नाइट्रिक अम्ल गर्म और तनु है, आप तुरंत रिएक्शन के दाईं ओर NO और H2O को लिख दें। अब इसके बाद इस खाली जगह पर क्या लिखना है, जो भी कंपाउंड दिया गया है उस कंपाउंड का ऑक्सीकृत रूप यहां भी लिख देना है, और ऑक्सीकृत रूप आपको लिखाए जा चुके हैं। अगले नंबर पर थर्ड पे आ जाते हैं। जैसे नाइट्रिक एसिड की विशेषता, अगर आपसे ये कह दे कि नाइट्रिक एसिड ठंडा है और सांद्र है, तो आप ठंडे और सांद्र को देखकर आप 2 चीजें लिखाओगे, N2O और H2O। अब रही बात उस खाली जगह पर, तो फिर से वही पदार्थ के ऑक्सीकृत रूप को वहां भर देना है। लास्ट में आ जाते हैं, ऐसी सिचुएशन बहुत ही कम मिलती है जब नाइट्रिक एसिड ठंडा और तनु दोनों हैं। मैं ये जरूर कह सकता हूं ऐसी परिस्थिति कम मिलती है, लेकिन ये भी नहीं कह सकता कि ऐसी परिस्थिति मिलती ही नहीं है। लेकिन जब भी ऐसी कभी परिस्थिति मिलेगी, हम तीर के निशान के दाईं ओर NH4NO3 अमोनियम नाइट्रेट और जल को लिखेंगे, और एक बार फिर से खाली जगह पर पदार्थ के ऑक्सीकृत रूप को लिखा जाएगा। अब देखो क्या करेंगे क्या कि हम इस जगह पर कुछ अभिक्रियाएं आपको लिख करके दिखाएंगे। बहुत अभिक्रियाएं लिखेंगे तो मैंने क्या बताया था कि जो मैंने कल तरीका आपको बताया उससे तो 200 से अधिक प्रकार की अभिक्रियाएं आप लिख सकते हो। लेकिन क्या है कि अभी इसी क्लास में 200 अभिक्रियाओं को अगर बताएंगे, बेटा हम खुद 200 अभिक्रियाओं को बताने में कम से कम कहो 10 दिन लग जाएं। अगर पर डे 20 अभिक्रिया बताएंगे तो, जो कि अपने आप में कठिन है, तो हम तो कुछ अभिक्रियाएं बता देंगे, बाकी अपना लिखने का तरीका समझ लो, तैयार कर लेना। देखो जैसे पहला ही रासायनिक गुण हम लोगों से पूछता है, फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी, अगर आपसे पूछ लेता है कार्बन पर गर्म व सांद्र नाइट्रिक अम्ल की अभिक्रिया करवानी है, अगर आपसे ऐसा कुछ कह देता है कि आपको कार्बन पर करवानी है अभिक्रिया और किसकी अभिक्रिया करवानी है, गर्म एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल, तो भैया हम कार्बन को तो बाद में ढूंढेंगे। सबसे पहले हम इन 4 अभिक्रियाओं में उस अभिक्रिया को ढूंढेंगे जिसमें नाइट्रिक अम्ल गर्म और सांद्र है। तो भैया पहली ही अभिक्रिया ऐसी है। अभिक्रिया में से क्या लिखा है, कंपाउंड, तो भैया कंपाउंड की जगह पर किसकी अभिक्रिया करवानी है, कार्बन की। नाइट्रिक एसिड को लिखना है तो हम नाइट्रिक एसिड लिख डालेंगे, और बेटा नाइट्रिक एसिड कैसा रखना है, गर्म एवं सांद्र, तो भैया गर्म लिख लेते हैं, और एवं सांद्र की जगह पर मैं प्लस सांद्र लिख लेता हूं।
अच्छा, जैसे ही नाइट्रिक एसिड दिख जाता था तो आप दो चीजें तो पहले लिखवा लेते थे, पहला पदार्थ तो NO2 और दूसरा पदार्थ लिख देते थे जल। अब उस खाली जगह की बात कर लेते हैं, ये जो जगह खाली पड़ी यहां पर क्या लिखना है? तो मैं कह रहा था जो भी पदार्थ लिखा जाए उसका ऑक्सीकृत रूप लिखना है। तो अगर कल आपने ध्यान से देखा होगा, मेरे ख्याल से अगर मुझे याद है तो कार्बन सबसे पहले ही नंबर पे लिखा था, और आपने इस बात को देखा था कि हम अगर कार्बन अगर लेफ्ट साइड पे लिखा है तो हम राइट साइड पे क्या लिख कर आ जाएंगे? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और अभिक्रिया कंप्लीट हो गई। इससे ज्यादा अभिक्रिया पर मेहनत नहीं करनी है। अगली रिएक्शन पे आ जाते हैं। कहता है कॉपर की अभिक्रिया गर्म एवं तनु नाइट्रिक अम्ल से होनी है। अगर आपसे इस प्रकार से अभिक्रिया लिखने के लिए कह देता है, कहता है आपको कॉपर की अभिक्रिया लिखनी है और जो नाइट्रिक एसिड है वो गर्म एवं कैसा है? तनु। सबसे पहला काम है नाइट्रिक अम्ल की उन चार अभिक्रियाओं में से गर्म और तनु की कंडीशन ढूंढना। तो भैया गर्म और तनु की कंडीशन ढूंढेंगे, सेकंड है। अगर सेकंड नंबर पे कंपाउंड लिखा है तो कंपाउंड की जगह पर किसको यूज करना है? कॉपर को। और फिर अभिक्रिया किससे करवानी है? नाइट्रिक एसिड से। और नाइट्रिक एसिड की अभिक्रियाएं तो चार थी, लेकिन हमें उस परिस्थिति की अभिक्रिया करवानी थी जिसमें गर्म और तनु नाइट्रिक अम्ल था। अच्छा, गर्म एवं तनु नाइट्रिक अम्ल में तीर के निशान के दाईं ओर दो चीजों को तो पहले लिख देना है। पहला पदार्थ क्या लिखाना है? NO, और दूसरा पदार्थ क्या लिखाना है? H2O। अब बात ये करेंगे कि अगर कॉपर यहां पर लिखा, सॉरी यहां लिखा है कॉपर, तो कॉपर की जगह यहां खाली जगह पर क्या भरेंगे? भाई यहां खाली जगह थी ना, देखो ये खाली जगह है NO के पहले, NO के पहले। तो अब ध्यान से याद करो, कॉपर का तो कोई नियम नहीं था, कॉपर कहीं लिखा ही नहीं गया और कॉपर का नियम नहीं था। लेकिन क्या कॉपर का नियम नहीं था तो क्या, देखो जरा उसमें ध्यान से, क्या किसी धातु का भी कोई नियम नहीं था? तो आप जरा ढूंढ कर देखना, तो आपके पास वहीं पर नियम में लिखा होगा धातु। और धातु जब भी ऑक्सीकृत होता था नाइट्रिक अम्ल द्वारा, आप तीर के निशान की उधर की ओर लिखते थे धातु का नाइट्रेट। अब यहां धातु है कॉपर, तो भैया यूज किया जाएगा कॉपर का नाइट्रेट। तो कॉपर का नाइट्रेट का सूत्र होता है CuNO3 का होल ट्वाइस। अच्छा, कॉपर के नाइट्रेट का फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर यहां पर मरकरी होता तो मरकरी का नाइट्रेट, अगर यहां सिल्वर होता तो सिल्वर का नाइट्रेट, और बेटा अगर यहां लेड होता तो लेड का नाइट्रेट। जिस भी धातु को रखते उस धातु का यहां क्या लिख देते? नाइट्रेट। और इस प्रकार से ये दूसरी अभिक्रिया संपन्न करा लेते। आ जाते हैं तीसरी रासायनिक अभिक्रिया पर। कहता है फास्फोरस की अभिक्रिया गर्म एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल से करवानी है। अगर आपसे इस प्रकार से कह देता फास्फोरस की अभिक्रिया गर्म एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल से करवानी है, तो फास्फोरस के देखो गर्म एवं सांद्र की तो पहली ही कंडीशन है। तो भैया सबसे पहले कंपाउंड, तो कंपाउंड की जगह पर किसको यूज करेंगे? फास्फोरस को। और आपको लिखना है नाइट्रिक एसिड। और ये नाइट्रिक एसिड पर थोड़ी सी बातें दिमाग में रखनी है कि नाइट्रिक एसिड हो जाना चाहिए सबसे पहली बात तो गर्म, एवं ये नाइट्रिक एसिड होना चाहिए सांद्र। और बेटा अभिक्रिया करवाओगे तो गर्म एवं सांद्र वाला नाइट्रिक एसिड था, तो तीर के निशान के ऊपर लिखोगे NO2, सॉरी तीर के निशान के बाद और लिख दोगे H2O। हाँ, इस जगह जो खाली जगह पड़ी थी वहां आपको पदार्थ भरना है। तो अब देखो याद करो, फास्फोरस के लिए यहां फास्फोरस का ऑक्सीडाइज फॉर्म लिखना था। तो याद करोगे अगर इस बात को, तो फास्फोरस का ऑक्सीडाइज फॉर्म था H3PO4। H3PO4 इसको बेटा फॉस्फोरिक एसिड कहते हैं, या कुछ लोग इसको ऐसा भी बोलते हैं ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। क्या H3PO3 लिखा था क्या? अरे इसको देखो सही ढंग से, अगर H3PO3 लिखा था तो उसको सही करो, H3PO4 बनाओ उसको। क्या लिखा था? PO4 ही था। हाँ, अगर H3PO3 लिखा हो तो उसको सही कर लेना, H3PO4 ही बनाना।
क्योंकि ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड ही बनता है। अच्छा, एक और अभिक्रिया देखेंगे चौथे नंबर पर, कहता है H2S की अभिक्रिया ठंडे एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल से करानी है। अब देखो इस जगह पोजीशन मैंने थोड़ी सी बदल दी है। इस बार नाइट्रिक अम्ल जो भी आपका रहने वाला है वो ठंडा और सांद्र रहने वाला है, तो उस पोजीशन को पकड़ते हैं, उस सिचुएशन को रखते हैं जिसमें ठंडा और सांद्र नाइट्रिक एसिड है। अरे ये वाला है। सबसे पहले उसने लिख दिया कंपाउंड, तो कंपाउंड की जगह पर किसको यूज करेंगे? H2S को। फिर नाइट्रिक एसिड HNO3, तीर का निशान, और तीर के निशान के ऊपर लिखना है ठंडा और प्लस सांद्र। तो भैया तीर के निशान के ऊपर ठंडा और सांद्र हो गया। जैसे ही ठंडा और सांद्र होता था, सबसे पहले दो बातें तो तुमको पहले से ही चिपका कर लिख देना है। वहीं क्या लिख देना है? N2O प्लस H2O। क्या तुम्हें याद है कि H2S अगर होता था, इसका ऑक्सीडाइज फॉर्म होता था सल्फर। H2S जो है वो सल्फर में ऑक्सीकृत हो जाता था। तो भैया हम यहां केवल और केवल क्या लिख देंगे? सल्फर। हाँ, कुछ जगहों पर किताब में अगर दिया होगा, हो सकता है सल्फर में तीर का निशान कहां की ओर बना दिया जाए? नीचे। अच्छा, जानते हो क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन का जो ऑक्साइड था ये तो गैस बनकर उड़ गया। अब सल्फर बचा, और क्या बचा? जल। तो बेटा सल्फर जो है वो जल में अघुलनशील है, अर्थात जल में नहीं घुलता। ये बर्तन की तली पर बैठा रहता है अवक्षेप के रूप में। तो कभी कभी इसको डाउन एरो भी बना देते हैं कि सल्फर पानी पे पड़ा रहेगा और बर्तन की तली पर अवक्षेप के रूप में जमा रहेगा। अच्छा, अगली अभिक्रिया, एक अभिक्रिया पर और आ जाते हैं। क्या कहता है? आयोडीन की अभिक्रिया ठंडे एवं तनु HNO3 के साथ होगी। तो भैया इस बार देखो सिचुएशन कुछ उसने बदल दी है। आयोडीन की अभिक्रिया करवानी है और आपको नाइट्रिक एसिड रखना है ठंडा एवं तनु। तो भैया ठंडा और तनु की कंडीशन को ढूंढें तो चौथे नंबर की रासायनिक अभिक्रिया जो यहां लिखी है वो ठंडे और तनु की पोजीशन को बताती है। देखो कंपाउंड की जगह पर बात आएगी तो आयोडीन की अभिक्रिया करवानी है तुमको, और ठंडे और तनु के लिए भैया अभिक्रिया में से नाइट्रिक अम्ल लिखते हैं HNO3 दाईं ओर, तीर के निशान के ऊपर ठंडा नाइट्रिक एसिड, और दूसरी बात तो तनु भी। अच्छा, तीर के निशान के दाईं ओर दो बातें तो पहले लिखाते हैं। NH4NO3 प्लस H2O। अभी क्या सोचते हो? खाली जगह बाकी है ना यहां वाली, देखो ये जगह खाली पड़ी है। इस खाली जगह पर क्या कर लिखना है? तो तुमको पता है कि आयोडीन का ऑक्सीकृत किया हुआ रूप लिखना है। और पुरानी बात याद करो, आयोडीन अगर इधर होता था आप यहां पर लिख कर आया करते थे HiO3। मैंने ऐसे ही साथ में लिख भी रखा था कि सेम पैटर्न फॉलो करेगा। कौन कौन सा? आयोडीन के साथ ब्रोमीन भी और आयोडीन के साथ क्लोरीन भी इसी टाइप के पैटर्न को फॉलो कर लेगा। तो अगर यहां आयोडीन लिखा है तो वहां HiO3 लिख देना था, यहां अगर ब्रोमीन लिखा होना तो वहां HbRO3 लिख लेना। इन सारी बातों के साथ एक बात और तैयार रखना, भैया ऐसी अभिक्रियाओं को बैलेंस कराने के चक्कर में मत पड़ना कभी। क्या है ना कि अगर ऐसी अभिक्रियाओं को बैलेंस कराओगे तो कभी कभी अभिक्रियाएं ऐसी भी तुमको मिल जाएंगी कि फास्फोरस तो यहां लिखा होगा, HNO3 20 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। अब सोचो, हम लोग भी सोच सकते हैं तो कितने तक का सोच सकते हैं? 2, 3, 4 मॉलिक्यूल बनाने तक का सोच सकते हैं, 5 का सोच लें, बहुत अच्छा दिमाग यूज करेंगे 6, 7 का सोच लें। क्या किसी व्यक्ति के दिमाग में ये बात जाएगी कि 20 मॉलिक्यूल HNO3 के हो सकते हैं? तो 20 मॉलिक्यूल तक क्योंकि दिमाग जाने वाले नहीं, फालतू में रिएक्शन को बैलेंस करके ना आना, क्योंकि बैलेंस वही कर पाएगा जिसने वो अभिक्रिया बिल्कुल रट के रख ली है, बाकी और कोई बैलेंस नहीं कर पाएगा।
क्या इस अभिक्रिया को कभी बैलेंस नहीं किया जा सकता? बैलेंस किया जा सकता है, और बैलेंस करने की ना जाने कितनी विधियां, 2 विधियां तो मुझे अभी पता है। पहली ऑक्सीकरण संख्या विधि, दूसरा आयन इलेक्ट्रॉन विधि। लेकिन भैया उन विधियों से बैलेंस करने में 15 मिनट का टाइम तो केवल बैलेंस करने में लग जाता है, और रसायन विज्ञान इस बात को बिल्कुल भी नहीं मांगता है कि आप कक्षा 12 में अभिक्रियाओं को बैलेंस करके दें। आप इन बैलेंस रिएक्शन ही लिख कर आए, और रिएक्शन में कोई भी कमी नहीं होगी। यकीन मानिए एक भी नंबर आपका कटने वाला नहीं, क्योंकि आपने सारे पदार्थों को दिखाया है। बस आप यही तो नहीं दिखा पाए कि पदार्थ कितने मोल या कितने लीटर बना है। बाकी अभिक्रियाएं ऐसी ही मानी जाती हैं, बैलेंस कोई भी नहीं करेगा। तो इस बात के चक्कर में भी मत पड़ना कि अभिक्रिया हम बैलेंस अभी कर करके आएंगे। अभी एक और अभिक्रिया को लिख लेते हैं, क्योंकि जगह भी थोड़ी सी खाली है। एक अभिक्रिया और यहां पढ़ लेते हैं, और फिर पढ़ेंगे उपयोग वगैरह क्या है नाइट्रिक एसिड के। तो 6 नंबर का रिएक्शन लिखेंगे यहां। अब हम लोगों से कह रहा है कि आई से KI की अभिक्रिया आपको करवानी है, और KI की अभिक्रिया करवानी है आपको गर्म एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल से, की अभिक्रिया गर्म एवं सांद्र नाइट्रिक HNO3 के साथ। सबसे पहले मैं देखते ही जान गया कंपाउंड तो KI है, तो सबसे पहले कंपाउंड ही तो लिखते थे। तो भैया KI कंपाउंड को लिख दीजिए। अच्छा, अब नाइट्रिक एसिड से अभिक्रिया आपको करवानी है तो HNO3। लेकिन इन दी गई 4 परिस्थितियों में हमें नाइट्रिक एसिड की वो परिस्थिति ढूंढ करके लिखनी है जिसमें नाइट्रिक एसिड गर्म एवं सांद्र होता है। अरे भैया ये पहली स्थिति थी, तो पहली स्थिति में नाइट्रिक अम्ल जैसे ही बाईं ओर देखते थे, दाईं ओर अपने मन से NO2 और H2O लिख देना है। तो दाईं ओर अपने मन से लिख देना है NO2 और अपने मन से ही लिख देना है H2O। हाँ, तीर के निशान के ऊपर परिस्थिति लिखना चाहो तो लिख दो कि गर्म है और साथ में कैसा है, सांद्र। अच्छा, अब तुम्हें याद करना पड़ेगा कि इस जगह खाली जगह पर क्या होगा। तो देखो, पुरानी वाली कल वाली बात ढूंढो, और ना ढूंढ पाओ तो सुनो देखो हमारी बात, उसको धीरे धीरे करके तैयार कर लेना आगे आने वाले समय में। कि अगर KI लिखा हो तो हम KI को 2 प्रकार से डिवाइड करते थे। पहले तो K को लिख देते थे KNO3, और फिर I को लिख देते थे I2। तो इस प्रकार से KI को 2 भागों में डिवाइड करते थे, KNO3 में और दूसरा I2 में। तो यह है नाइट्रिक अम्ल की दी गई कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं। वैसे तो रासायनिक अभिक्रियाएं बहुत हैं, लेकिन बेटा हमने कुछ ही रासायनिक अभिक्रियाएं तुमको लिख के दिखाई हैं, और बाकी की रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए जब भी तुमसे जो सिचुएशन देगा उस रासायनिक अभिक्रिया को अपना लिखा करोगे। हाँ, थोड़ा सा इस बात को ध्यान रखने वाली बात है, जब आपसे कोई भी सिचुएशन न दे, जैसे मैं क्या सोचता हूं, एक अभिक्रिया ऐसे बोल देता है, क्या होता है जब हाइड्रोजन सल्फाइड की अभिक्रिया नाइट्रिक अम्ल से कराई जाती है। अब तो यार कोई सिचुएशन नहीं दे रहा, ना तो गर्म करने की बात कह रहा है, ना सांद्र या तनु की बात कर। अब हम क्या करें, तो भैया पहली अभिक्रिया के थ्रू करना। जब आपसे कोई भी सिचुएशन ना दे कि गर्म होना चाहिए, ठंडा होना चाहिए, सांद्र होना चाहिए कि तनु होना चाहिए, उस दौरान पहली रासायनिक अभिक्रिया से ही हम सारी अभिक्रियाओं को निपटाएंगे। ये ऊपर लिखा है। अगर केवल नाइट्रिक एसिड बोल दे तो फिर प्रथम अभिक्रिया ही सबसे मुख्य अभिक्रिया होती है। अगर कहोगे तो हम यहां पर लिख भी देंगे प्रथम अभिक्रिया के लास्ट में कि यही सबसे मुख्य रूप है अभिक्रिया का। जब आपसे कुछ भी ना कहे कि गर्म था, ठंडा था, सांद्र था, तनु था, भैया वही अभिक्रिया के थ्रू काम करके आओगे। तो इनको एक काम करेंगे, नोट करेंगे, और फिर पढ़ते हैं कि नाइट्रिक एसिड का उपयोग क्या है, और एक इसका टेस्ट भी आता है, परीक्षण, उस परीक्षण को भी पढ़ेंगे। इसको जल्दी से नोट कर लेते हैं। फिर बेटा इसके बाद नाइट्रिक एसिड में एक चीज और पढ़ते हैं, भूरी वलय परीक्षण, या इसको हम ब्राउन रिंग टेस्ट भी कहते हैं। और नाइट्रिक एसिड में से बेटा ये बात तो बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। जैसे अपने यहाँ कुछ परीक्षण है, एक विक्टर मेयर परीक्षण, ल्यूकास परीक्षण, और बेटा एक ये ब्राउन रिंग टेस्ट। ये अभिक्रियाओं के लिए दृष्टिकोण से अगर देखा जाए या टेस्ट के दृष्टिकोण से देखा जाए बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है। अच्छा, सबसे पहली बात करते हैं ब्राउन रिंग टेस्ट करते क्यों है। बेटा ब्राउन रिंग टेस्ट तब करते हैं
जब आपके पास कोई सॉल्यूशन दिया जाए और उस सॉल्यूशन में बताए कि इस सॉल्यूशन में नाइट्रेट आयन का परीक्षण करो। जैसे अगर कोई व्यक्ति हमको पोटेशियम नाइट्रेट को जल में घोल दे, अच्छा अगर कोई व्यक्ति पोटेशियम नाइट्रेट को जल में घोलेगा तो K पर पॉजिटिव चार्ज और NO3 पर कैसा चार्ज मिलेगा, नेगेटिव चार्ज। मतलब पोटेशियम नाइट्रेट के जलीय विलयन में नाइट्रेट आयन होगा। अगर हमें यह पता करना है कि क्या वास्तव में इसके घोल में नाइट्रेट आयन है, तो हम नाइट्रेट आयन की पहचान करने के लिए ही ब्राउन रिंग टेस्ट करते हैं या भूरी वाले परीक्षण को प्रयोग में लाते हैं। तो पहली बात तो ये याद रख लेना है कि आखिर ब्राउन रिंग टेस्ट कब किया जाता है या किनका किया जाता है। ऐसे पदार्थ जिनमें नाइट्रेट आयन के रूप में पाया जाता है। क्या नाइट्रेट आयन के रूप में केवल पोटेशियम नाइट्रेट पे ही पाया जाता है? ना भैया, नाइट्रेट आयन के रूप में पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम नाइट्रेट और नाइट्रिक अम्ल में भी तो नाइट्रेट आयन पाया जाता है। नाइट्रिक अम्ल को आयन में तोड़ते हो तो H पर प्लस चार्ज और NO3 पर कैसा आता है? इसका मतलब नाइट्रेट आयन तो नाइट्रिक एसिड में भी होता है। तो पहली बात है कि किसी विलयन में उपस्थित नाइट्रेट आयन की अगर आपको पहचान करनी हो तो नाइट्रेट आयन की पहचान के लिए यह परीक्षण है या इस परीक्षण द्वारा नाइट्रेट आयन की पहचान की जाती है। अब दूसरी बात आती है कि नाइट्रेट आयन की परीक्षण करें कैसे, आखिर हम पहचाने कैसे कि घोल पर नाइट्रेट आयन है। और ये भी ध्यान रख लो, आपके इंटरमीडिएट में जो लैब में भी आपको जो प्रैक्टिकल मिलेगा, आप ध्यान दोगे उसमें नाइट्रेट आयन का टेस्ट होगा आपके यहाँ। कार्बोनेट आयन, नाइट्रेट आयन, क्लोराइड आयन, इस प्रकार के कुछ आयन का, सल्फेट आयन या सल्फाइट आयन, इनके टेस्ट आपकी प्रयोगशाला में होंगे। और आपको लैब में जब आप प्रैक्टिकल कॉपी लिखोगे तो हो सकता है आपको नाइट्रेट आयन का टेस्ट भी लिखना पड़े वहाँ। ऐसा नहीं, अम्लीय और क्षारीय मूलक अगर आपको मिलेंगे तो आपकी लैब की प्रयोगशाला में आप इस बात को ध्यान दोगे कि आपने जो वो प्रैक्टिकल कॉपी बनाकर तैयार कर रखी है उसमें हो सकता है नाइट्रेट आयन आपका मिल जाए। और हो क्या सकता है, मिलेगा, ज़्यादातर चांसेस हैं कि नाइट्रेट आयन आपको मिलेगा। तो आपको नाइट्रेट आयन की पहचान करने के लिए कोई ऐसा पदार्थ देगा जिसमें नाइट्रेट आयन उपस्थित हो। अगर आप उस पदार्थ की पहचान करना चाहते हो तो क्या करोगे? कहता है नाइट्रेट आयन युक्त विलयन, जो भी पदार्थ में पूछ रहा है, जैसे मेरे पास ये टेस्ट ट्यूब है, मार्कर नहीं है ये, और इस टेस्ट ट्यूब में एक ऐसा पदार्थ भरा गया है जिसमें नाइट्रेट आयन उपस्थित है। जैसे मैं मान लेता हूं ये पोटेशियम नाइट्रेट है, तो हम सबसे पहले इस पोटेशियम नाइट्रेट का क्या बनाएंगे? विलयन। देखो उसने पहले ही कह रखा है आयन युक्त पदार्थ का क्या लेना है? विलयन। तो हम सबसे उसको पानी में घोलेंगे और उसका क्या बना डालेंगे? विलयन। क्योंकि जब विलयन बनाओगे तभी तो पदार्थ में नाइट्रेट आयन टूटेगा। और जैसे ही नाइट्रेट आयन का विलयन बनेगा, देखो ये टेस्ट ट्यूब में मैंने नाइट्रेट आयन का विलयन भर रखा है। और नाइट्रेट आयन के विलयन को भरने के बाद उसमें बेटा जानते हो क्या डालना है? डाइल्यूट फेरस सल्फेट। आपके लैब पे डाइल्यूट फेरस सल्फेट होगा, उसी घोल पे, उसी नाइट्रेट के सॉल्यूशन पे आपको फेरस सल्फेट को डाल देना है। और फेरस सल्फेट को डालने के बाद फिर आप उठाओगे कंसंट्रेटेड H2SO4 और कंसंट्रेटेड H2SO4 को टेस्ट ट्यूब में भरकर धीरे से इस परख नली के दीवार के सहारे आप धीरे धीरे, एकदम से नहीं डाल देना बिल्कुल। जानते हो एकदम से अगर तेजी से आपने सल्फ्यूरिक अम्ल को डाल दिया तो टेस्ट ट्यूब हीट होगा, और टेस्ट ट्यूब हीट होकर हो सकता है अंदर भरा पदार्थ उबाल मारकर बाहर आ जाए तेजी से और आपको नुकसान पहुंचा दे। इसलिए आपको कंसंट्रेटेड H2SO4 को बूंद बूंद के रूप में और धीरे से इस परख नली की दीवार के सारे ही पदार्थ को अंदर डालना है, सल्फ्यूरिक अम्ल को। जैसे ही सल्फ्यूरिक अम्ल को डालोगे आप देखोगे विलयन में एक प्रकार का द्रव नीचे भरा है और एक प्रकार का द्रव भरा हुआ है ऊपर, और इन दोनों द्रवों के बीच में एक भूरे रंग का छल्ला बना हुआ है। चाहे आप उसको वलय कह दो, चाहे छल्ला कह दो, चाहे रिंग कह दो, जो भी आप कहना चाहो कह दो। तो आप देखोगे ऊपर कुछ द्रव भरा है, कुछ लिक्विड नीचे भरा है, और उन दोनों लिक्विड के बीच में एक ब्राउन कलर का रिंग बन गया है, भूरे रंग का छल्ला बन गया है। तो आप इस बात को पाओगे कि भूरे रंग का छल्ला दोनों द्रवों के बीच में बन गया है।
और जैसे ही भूरे रंग का छल्ला बनेगा आप कह दोगे कि जो हमें विलयन शुरुआत में दिया गया था उस विलयन पे कौन सा आयन था? नाइट्रेट आयन था। तो इस टेस्ट को इस प्रकार से पहचानेंगे। अगर भूरे रंग का छल्ला ना बने तो जानते हो जो विलयन हमको शुरुआत में दिया गया था उसमें नाइट्रेट आयन था ही नहीं, ये तो ब्राउन कलर का रिंग बनना ही चाहिए। ये इस बात को रिप्रेजेंट करेगा कि हाँ भैया जो भी हमें कंपोनेंट दिया गया था शुरुआत में, जो भी पदार्थ दिया गया था उसमें नाइट्रेट आयन उपस्थित था। अगर आप खुश होगे और आपको लगेगा नहीं हम ब्राउन रिंग टेस्ट बहुत अच्छा और भी जानते हैं, तो भैया उसके लिए आप ये नीचे लिखी अभिक्रियाओं को लिख कर आओगे। लेकिन आपका काम कंप्लीट उसी समय हो गया था जब आपने केवल ये बात लिखाई थी। आपने जैसे ये बातें लिखी थी आपका काम तो वहीं खत्म हो गया था। लेकिन जैसे आपको लगेगा नहीं हम तो और भी अच्छा बताएंगे, तो बेटा इन दो अभिक्रियाओं में, इन दो लाइनों में लिखी अभिक्रिया को आपको लिखकर आ जाना है। कैसे लिख कर आना है मैं पढ़ के सुना देता हूं। हालांकि जबरदस्ती नहीं है कि अभिक्रिया लिख करके ही आओगे, टेस्ट तो आपने पहले से ही बता दिया और आपको वही केवल बताना है। अभिक्रियाएं चाहो तो लिखाओगे। नाइट्रेट आयन का विलयन लेना है और बेटा फेरस सल्फेट को डालना है, तो फेरस सल्फेट में Fe पर होता है डबल प्लस चार्ज। और फिर इसके बाद आपको क्या डालना था? अम्ल। अम्ल कौन सा आयन देता है? H प्लस आयन। H प्लस आयन जैसे ही नाइट्रेट विलयन में फेरस सल्फेट को मिलाया, एसिड को मिलाया, एसिड को मिलाते एक तो नाइट्रिक ऑक्साइड गैस निकली और साथ में जो तुम्हारा फेरस सल्फेट था वो बदल गया फेरिक आयन में। अच्छा, फेरिक आयन जो होता है वो जल के प्रति क्रियाशील होता है। फेरिक आयन जल के साथ प्रतिक्रियाशील होता है, इसलिए जल्दी ही जल से क्या कर लेता है? अभिक्रिया, और एक उपसह संयोजक यौगिक का निर्माण करता है। कोई पूछेगा सर जी इस उपसह संयोजक यौगिक का नाम क्या है? बता देते। तो भैया इसका नाम है हेक्सा। हेक्सा का मतलब 6। जल का नाम जानते हो? जल का सबसे पुराना नाम है एक्वा। देखो इधर लिखे लेते हैं। हाँ, जल का सबसे पुराना नाम क्या है? एक्वा। एक्वा का मतलब होता है जल। तभी तुमने देखा होगा जल को सुरक्षित रखने वाली मशीन को एक्वा गार्ड कहते हैं। एक्वा का मतलब जल को, गार्ड का मतलब सुरक्षित रखता है। नहीं, पानी को शुद्ध पीने लायक बनाने वाली मशीन का एक्वा गार्ड नाम है। चलो फालतू में उधर बात नहीं होगी ज्यादा। हेक्सा एक्वा आयरन इसको कह देते, या इसको कह देते लोहा, या इसका एक और नाम कह देते फेरेट आयन या फेरिक आयन। अब इस आयन की अभिक्रिया हो जाती है उस नाइट्रोजन के ऑक्साइड से, और नाइट्रोजन के ऑक्साइड से जो भी कंपाउंड बनता इसका रंग होता भूरा। अच्छा, अब मुझे याद आया यही कंपाउंड भूरे रंग की वलय के रूप में यहां पर प्राप्त हुआ है। तो अगर आप चाहेंगे तो इस अभिक्रिया को लिख आओगे, नहीं चाहोगे तो अभिक्रिया को लिखने के लिए परेशान मत होना। थोड़ा सा ध्यान रखो, जल के 6 अणु थे, 6 के अणु में से एक तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड का अणु बाहर था। जैसे ही एक नाइट्रिक ऑक्साइड का अणु बाहर से अंदर जाएगा, ये अंदर से जल के एक अणु को कहां कर देगा? बाहर। तो देखो 6 की जगह पर अब जल के अणु बचे हैं 5, और वो जो 6वां जल का अणु था वो अंदर से कहां गया? बाहर। तो इस प्रकार से अगर आप चाहोगे तो अभिक्रिया लिखोगे, और नहीं तो ब्राउन रिंग टेस्ट आपने लिख लिया था, इतना ही बहुत था। अभी क्या करेंगे? नाइट्रिक एसिड के उपयोग पढ़ने स्टार्ट करेंगे। तो कोई पूछता है कि नाइट्रिक एसिड का क्या क्या उपयोग है, तो भैया नाइट्रिक एसिड के कुछ उपयोग तो यहीं पर बताते हैं। देखो थोड़ा सा नीचे से लिखते हैं, यहां से नाइट्रिक एसिड का जैसे अगर देखा जाए तो सबसे पहला उपयोग, सबसे पहला तो उपयोग है सोने एवं चांदी को शुद्ध करने में, या आप ऐसे भी तो इसको लिख सकते थे कि सोने एवं चांदी का शोधन करने में। तो पहला नंबर इस बात को ध्यान रखना, सोने एवं चांदी को अगर शुद्ध करना या सोने एवं चांदी का शोधन करवाना है तो नाइट्रिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। अरे तुम लोगों को एक बात बताएं, तुम लोगों ने ऐसा देखा होगा अपने यहाँ क्षेत्रों में कुछ बहरूपिया आते हैं और वो लोग करते क्या हैं, वो बहुत ही कम कीमत लेकर
और आपके घरों में पाए जाने वाले सोने और चांदी के आभूषण को साफ करने का दावा भी प्रस्तुत करते हैं आपके सामने। कहते हैं हम जो है वैसे हिसाब से तो कॉस्ट बहुत कम लेंगे और सोने और चांदी के जो भी आभूषण है उनकी सफाई कर देंगे और आपको दे देंगे, कॉस्ट भी कम लेंगे। तो बेटा जानते हो वो क्या करते हैं, वो सोने और चांदी के आभूषण को कैसे साफ करते हैं, नाइट्रिक अम्ल से ही साफ करते हैं। लेकिन आप इस बात को जल्द ही पाते हैं कि जैसे ही आपने सोने या चांदी के उस आभूषण को नाइट्रिक अम्ल के द्वारा साफ कराया, आभूषण आपेक्षिक रूप से हल्के हो गए हैं। अब कहोगे सर जी ये बात तो हमने आज तक ना समझी। बेटा तुमने हाथ से छूकर देखा है, तराजू थोड़ी हो तुम हो इंसान। अगर आपके सोने और चांदी के आभूषण कुछ मात्रा में कम हो गए हैं तो बेटा सोने और चांदी के आभूषणों में आई कमी को तराजू पहचान सकता है, तुला पहचान सकता है, वेइंग मशीन पहचान सकती है, आप थोड़ी पहचान सकते हो। मैंने क्या बताया, आप इंसान हो भैया, अभी तराजू मत समझो अपने आप को। और बाय चांस कुछ ग्राम कम भी हो गया, मैं कहता हूं कुछ ग्राम या कुछ मिलीग्राम कम भी हो गया, तो क्या हाथ से छूकर उस वजन को पहचाना जा सकता है कमी को? बिल्कुल नहीं पहचान सकता कोई। तो इस बात को याद रखो कि वो नाइट्रिक एसिड में से क्या हो गया, जब भी आपने सोने या चांदी के आभूषण को धुला, आपके उपकरण से आभूषण से चांदी या सोने की कुछ मात्रा छूट गई और वो छूटकर उनके नाइट्रिक अम्ल के कहां चली गई, सॉल्यूशन में। बाद में नाइट्रिक अम्ल के सॉल्यूशन में गया सोना या चांदी जो है वो उसको क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, अलग कर लेंगे। अच्छा आपसे पैसे कम ले रहे थे, जानते हो क्यों कम ले रहे थे? क्योंकि अब आपका दिमाग काम कर रहा है, आप जान गए कि आपके यहां से कुछ सोना या चांदी की कुछ मात्रा वो अपने साथ भी ले गए हैं। तो उन्होंने तो आपसे एक मोटी रकम वसूल ली है। डायरेक्टली देखा जाए तो कम पैसे और इनडायरेक्टली देखा जाए तो फिर तो समझते ही हो यार, ज्यादा पैसे ले गए। तो इसको याद रखना कि सोने और चांदी के आभूषण को साफ करने वाला व्यक्ति कौन से एसिड का यूज करता है, नाइट्रिक एसिड का यूज करता है। और अगर सोने और चांदी को शुद्ध भी करना हो तो भी नाइट्रिक एसिड का ही यूज करते हैं। अगला नंबर लिखते हैं, देखो रॉकेटों में प्रयुक्त ईंधन का ऑक्सीकरण करने में अच्छा इसका मतलब जानते हो, रॉकेटों में प्रयुक्त ईंधन का ऑक्सीकरण। अरे रॉकेटों में प्रयुक्त होता है ईंधन के रूप में लिक्विड हाइड्रोजन। एक तो सब लोग ये ध्यान रखो, वैसे नॉर्मली ईंधन के रूप में बहुत सारे वस्तुएं हो सकते हैं, लकड़ी हो सकता है और इसके बाद पेट्रोल, डीजल, कोयला हो सकता है। लेकिन भैया रॉकेटों में अगर ईंधन के रूप में देखा जाए तो यूज में आता है लिक्विड हाइड्रोजन। अच्छा लिक्विड हाइड्रोजन को रॉकेट में ईंधन के में फ्यूल के फॉर्म में क्यों यूज करते हैं? भैया इसके कई फायदे हैं। एक तो ये किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं देता है। क्यों नहीं देता है? क्योंकि इसको जलाओगे तो बनेगा जल, और जल प्रदूषण थोड़ी है यार। तो एक तो प्रदूषण नहीं देता है ये किसी भी हालत में, पहला फायदा ये। दूसरा ये लाइट वेट फ्यूल है, इसका वजन बहुत ही कम होता है। अरे हाइड्रोजन सबसे हल्के तत्वों में से एक है यार, तो इसका वजन ईंधन का बहुत कम है। और आप जानते हैं रॉकेट में तो उसी ईंधन की जरूरत है जिसका वजन पहले से कम हो। भैया रॉकेट में वजन का जितना भी कम होगा उतना ही अच्छा, ठीक है। और तीसरी बात अगर इसको देखा जाए तो रॉकेट में अगर ये ईंधन भर देते हो तो जब ये पदार्थ जलता है, लिक्विड हाइड्रोजन जलता है, मैंने अभी बताया बनकर तैयार होता है जल। और इसी जल को फिल्टर करते हुए जो अंतरिक्ष वैज्ञानिक होते हैं वो इसको पीने में भी यूज करते रहते हैं। तो उनको अतिरिक्त मात्रा में जल ले जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। नहीं तो भैया अतिरिक्त रूप से जल भी तो ले जाएगा, 4 महीने 6 महीने रुकेंगे तो कि बिना खाए पिए रहेंगे क्या? तो चलो खाना तो पेस्ट के फॉर्म में ले गए, लेकिन वाटर तो उनको चाहिए ना, तो वाटर इसी से प्राप्त कर लेते हैं। तो 2-3 फायदे हैं। अब लेकिन प्रॉब्लम इस बात की है कि अगर हाइड्रोजन को जलाना है तो भैया किसी पदार्थ को जलाने के लिए चाहिए कौन सी गैस? ऑक्सीजन। अभी तुम ये बताओ पृथ्वी के वायुमंडल में जितनी देर है रॉकेट,
उतनी देर तो उसको ऑक्सीजन गैस मिलती रही, रॉकेट जलता रहेगा। इसके बाद यार जैसे ही वो पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर निकला तो जरूरी थोड़ी है कि दूसरे ग्रह या दूसरे उपग्रह के वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस अवेलेबल हो। एक तो स्पेस में भी ऑक्सीजन गैस अवेलेबल नहीं, तो अगर ऐसे क्षेत्रों में हमें रॉकेट की थोड़ा भी स्पीड बढ़ानी पड़ी या उसके फ्यूल को जलाना पड़ा डायरेक्शन को चेंज करने के लिए, तो भैया वहां ऑक्सीजन गैस ही नहीं है, तो वहां यूज करता है नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड है ऑक्सीकारक, अर्थात ऑक्सीजन देने वाला, और ये ऑक्सीजन देता है जिससे हाइड्रोजन गैस को क्या किया जा सकता है, फिर से जलाकर उसकी डायरेक्शन या स्पीड को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ताकि जिस ग्रह में जाना हो उस ग्रह की ऑर्बिट में प्रवेश किया जा सके। अब कहोगे सर जी ये बात क्या होगी कि उस ग्रह के ऑर्बिट में प्रवेश किया जा सके? बेटा आज हमको ये पढ़ाने दो, उसकी बातें ना करो फिर, हैं? हाँ, किसी और दिन बात करेंगे। थर्ड नंबर कहता है TNT, TNG व डायनेमाइट नामक विस्फोटक पदार्थ के रूप में, पदार्थ को बनाने में वैसे भी जो नाइट्रिक एसिड है बेटा वो TNT, TNG और डायनेमाइट नामक विस्फोटक पदार्थ बनाता है। थोड़ा सा याद रख लेना, कभी कभी क्या होता है TNT और TNG के पूरे नाम मांग लेता है, तो TNT भी एक प्रकार का विस्फोटक है, TNG भी एक प्रकार का विस्फोटक है और डायनेमाइट भी एक प्रकार का विस्फोटक है। तो यह विस्फोटक पदार्थों को बनाता है, जिसमें TNT का पूरा नाम है ट्राई नाइट्रो टोलुइन, और बेटा TNG का पूरा नाम है ट्राई नाइट्रो ग्लिसरीन। अगर आपसे कभी ऐसा पूछ भी लेता है कि भैया TNT और TNG इन दोनों के पूरे नाम बताइए, तो आप TNT और TNG के पूरे नाम बता तो सकते हो। नेक्स्ट नंबर पे लिखते हैं, और भी है उपयोग नाइट्रिक एसिड का उर्वरकों, और बेटा उर्वरकों के लिए हम दो फॉर्मूले लिख लेते हैं, NH4NO3। एक तो अमोनियम नाइट्रेट नाम का उर्वरक है और दूसरा एक और उर्वरक है कैल्शियम नाइट्रेट। इन दोनों ही उर्वरकों के निर्माण में आप नाइट्रिक एसिड का यूज कर पाते हो। तो अगर नाइट्रिक एसिड का पूछता है तो नाइट्रिक एसिड से उर्वरक भी बना जाते हैं। उर्वरक का मतलब जानते हो ना, पेड़ पौधों में डाले जाने वाले ऐसे रासायनिक पदार्थ जो उनकी वृद्धि के लिए सहायक होते हैं। अगला नंबर, पांचवा नंबर लिख लेते हैं, कहता है प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, तो प्रयोगशाला में अगर आप ढूंढोगे तो आपको नाइट्रिक एसिड मिल जाएगा। तो इसलिए प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में भी नाइट्रिक एसिड का प्रयोग करते हैं। कहता है छठवें नंबर पर क्या लिख सकते हो, क्या नाइट्रिक एसिड का उपयोग और भी है? अरे बेटा एक आखिरी लाइन पे लिख लेते हैं, अन्य नाइट्रोजन युक्त महत्वपूर्ण यौगिकों के निर्माण में
तो बेटा इतने प्रकार से आप कुछ एग्जाम्पल, कुछ यूज लिख सकते हो नाइट्रिक एसिड के। मैं क्या बोलता हूं, बहुत सारे उपयोग लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी 2-3 उपयोग तो ऐसे कंफर्म कर लेना बिल्कुल कि आपको याद ही हो। हालांकि मैंने तो 6 लिख दिए हैं, लेकिन आपको कम से कम 2-3 तो उपयोग बिल्कुल तैयार करके ही जाने। तो इसको नोट कर लो। आज हम लोगों ने नाइट्रिक एसिड को कंप्लीट किया है और कल पढ़ेंगे हम लोग फास्फोरस और फास्फोरस के अपर रूप, अर्थात फास्फोरस इस दुनिया में कितने रूपों में पाया जाता है, क्योंकि फास्फोरस के अपने खुद कई रूप हैं। तो इसको नोट कर लो, कल पढ़ते हैं फास्फोरस के अपर रूप।